नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एमपी पुलिस कांस्टेबल के 30 इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन को, यानी विज्ञान के क्वेश्चंस को आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा वीडियो देरी से ला रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट थे, इनको डिस्कस करना था और थोड़ा मैं बिजी भी था, पर्सनल बात तो ये है। ओके, बट कोई नहीं, चलो देर से आए हैं पर दुरुस्त आएंगे। अपना ये सबसे पहले आपको ये पहला क्वेश्चन आता है आपके सामने, डीएनडी लगा दिया हूँ ताकि कोई फ़ोन वोन ना करे मुझे, भाई डिस्टर्ब कर देगा। पहला क्वेश्चन क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किस स्थिति में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है, यह किस भौतिक गुण पर निर्भर करता है। पहला क्वेश्चन यही है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किस स्थिति में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है, यह किस भौतिक गुण पर निर्भर करता है। पहला क्वेश्चन ही धमाकेदार आ गया है। ऑप्शन ए प्रकाश की तीव्रता, बी प्रकाश की आवृत्ति, सी समय अवधि, डी अपवर्तनांक। बताइए। पहले क्वेश्चन देखकर ही कई लोगों का माथा घूम गया होगा कि भाई क्या सवाल दे दिया है, ठीक है। लेकिन सवाल ऐसे ही आएंगे एग्जाम में, ऐसे ही सवाल आ रहे हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किस स्थिति में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है, तो ये होता है प्रकाश की आवर्ती में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, प्रकाश की आवर्ती। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आएंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स मुख्य रूप से किन उपमणिकों कणों के बीच में कार्य करती है जो नाभिक को स्थिर रखते हैं। बताइए। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स मोस्टली किसके बीच में जो है वो न्यूक्लियस में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जिससे न्यूक्लियस जो है हमारा स्टेबल रहता है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, बी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, डी है न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जहाँ भी आ रहा है वो ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया। इलेक्ट्रॉन जहाँ भी आया वो ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया। न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रॉन में लगती ही नहीं है। सही जवाब है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो न्यूक्लियर फोर्स है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जिससे न्यूक्लियर हमारा स्टेबल रहता है। ओके, आएंगे हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। थोड़ा सा जूम कर ले क्वेश्चन को, है ना, जूम कर लेंगे तो पढ़ने में आसानी रहेगी। क्वेश्चन थर्ड क्या कहता है हमारा, हिग्स बोसन कण किस वैज्ञानिक सिद्धांत से संबंधित है जो पदार्थों को द्रव्यमान प्रदान करता है। हिग्स बोसन कण किस वैज्ञानिक सिद्धांत से संबंधित है जो पदार्थों को द्रव्यमान प्रदान करता है। ऑप्शन ए ऊर्जा संरक्षण, बी द्रव्यमान उत्पत्ति, सी क्वांटम स्पिन और डी है विद्युत प्रेरणा। आप लोग कमेंट कीजिए। तो ये है द्रव्यमान उत्पत्ति से संबंधित, हिग्स बोसन कण जो है ये द्रव्यमान उत्पत्ति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर आएंगे। भाई सवाल आज ऐसे ऐसे लाया हूँ ना, धड़ाधड़ मुंह पे फेंक के मार रहा हूँ सवाल आप लोगों के। जवाब दो, आज जवाब तो देना ही पड़ेगा ना, एग्जाम है। अब नहीं जवाब दोगे तो कब देखो। कार्बन का कौन सा आइसोटोप सबसे अधिक स्थिर होता है और पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। कार्बन का आइसोटोप सबसे अधिक, कौन सा ऐसा आइसोटोप है कार्बन का जो सबसे अधिक स्थिर होता है और पृथ्वी पर मुख्य रूप से पाया भी जाता है। तो ये है अपना C12 आइसोटोप। कार्बन का एक ऐसा आइसोटोप है ना जो पृथ्वी पे नेचुरली पाया जाता है और सबसे ज़्यादा स्थिर भी है। ओके, क्वेश्चन 5 पे आएंगे। सवाल बहुत लेवल के हैं आज लेवल सबके निकलेंगे। क्वेश्चन 5 क्या है, डीएनए की प्रकृति किस कोशिकांग में होती है जहां आनुवांशिकी सामग्री सुरक्षित रहती है। डीएनए की प्रकृति किस कोशिकांग में होती है जहां आनुवांशिक सामग्री सुरक्षित रहती है। ऑप्शन ए राइबोसोम, बी साइटोप्लाज्म, सी नाभिक और डी है गोल्जी बॉडी। आप लोग कमेंट करो कि डीएनए की प्रकृति किस कोशिकांग में होती है जहां आनुवांशिक सामग्री सुरक्षित रहती है। तो ये रहती है अपना नाभिक में भाई। ओके, नाभिक में सुरक्षित रहती है। नाभिक हमारा बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 पर आएंगे फाइनली। 6 क्वेश्चन क्या कहता है हमारा दोस्तों कि टंगस्टन का गलांक अत्यधिक अधिक होने का मुख्य कारण किस प्रकार का रासायनिक बंधन है। टंगस्टन का गलांक जो है वो अत्यधिक अधिक होने का मुख्य कारण किस प्रकार की रासायनिक बंधन है। ऑप्शन ए घनात्मक संरचना, बी आयनिक बंध, सी धात्विक बंध और डी है सहसंयोजक बंध। आप लोग कमेंट कीजिए कि टंगस्टन का गलांक अत्यधिक अधिक होने का मुख्य कारण क्या है। आप लोग कमेंट करो। तो इसका सही जवाब है ना धातुत्व बांध। ओके, धातुत्व बांध जो है वो टंगस्टन का गलांक अत्यधिक अधिक होने का मुख्य कारण है। ओके, क्वेश्चन 7 पे आएंगे। 7 क्वेश्चन क्या कहता है कि मानव शरीर में एंटीबॉडी किस प्रकार की कोशिकाएं बनाती हैं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती हैं। मानव शरीर में एंटीबॉडी किस प्रकार की कोशिकाएं बनाती हैं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं। ऑप्शन ए आरबीसी, बी प्लेटलेट्स, सी है बी लाइम्फोसाइट और डी है एंजाइम। कमेंट कीजिए फटाफट। तो सही जवाब है ना ऑप्शन नंबर सी बी लाइम्फोसाइट। बी लाइम्फोसाइट एक ऐसे कोशिकाएं हैं जो हमारे शरीर में इम्यूनिटी सेल्स को बढ़ाती हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। भाई नाम इतना खतरनाक होता है, बोला नहीं जाता कभी कभी, इंग्लिश मीडियम से हो ना इसलिए। क्वेश्चन 8 क्या कहता है, यदि किसी घोल का pH 1 हो तो उसकी प्रकृति
कैसी मानी जाएगी? यदि किसी घोल का pH 1 हो तो उसकी प्रकृति कैसी मानी जाएगी? ऑप्शन ए अत्यधिक क्षारीय, अत्यधिक अम्लीय, तटस्थ, और डी है जल जैसा। भाई जल जैसा तो कैसे होगा? pH 1 आ गया तो वो एसिडिक हो गया ना, एसिडिक मतलब अम्लीय, अत्यधिक अम्लीय। ओके, pH 1 होने का मतलब है अत्यधिक अम्लीय। ऑप्शन नंबर बी 8th का बिल्कुल सही जवाब है। यही जवाब बहुत लोग दे भी पाए होंगे, ऊपर वाले दिए नहीं होंगे, स्किप कर दिए होंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। प्रोटीन का प्राथमिक संरचना किसका प्रतिनिधित्व करती है? प्रोटीन की प्राथमिक संरचना किसका प्रतिनिधित्व करती है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन बंध, बी अमीनो अम्ल क्रम, और सी है डिसफाइल्ड बंध, और डी है आयनिक बल। आप लोग कमेंट करो, आप लोग कमेंट कीजिए कि प्रोटीन का प्राथमिक संरचना किसका प्रतिनिधित्व करती है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आप लोग कमेंट करें। तो ये है अमीनो अम्ल क्रम का प्रतिनिधित्व करती है प्रोटीन की प्राथमिक संरचना। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया होगा। देखो दोस्तों, एक रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों से कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपके लाइक से हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस एग्ज़ाम से और आने वाले फ्यूचर के सभी एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस आपको यहीं मिलेंगे। और शेयर करके अपने उस दोस्त को भी बता दो इस चैनल के बारे में, ताकि चैनल भी बड़ा हो सके और आप लोगों का सपोर्ट हमें और आगे बढ़ने में आसानी दे। ओके, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर बिल्कुल नहीं भूलना है, ये एक मंत्र बना लीजिए। इस चैनल पे आप लोग जुड़े रहेंगे परमानेंटली। मैं कोई भी फीस नहीं लेने वाला हूँ, आप लोग टेंशन फ्री होकर पढ़ सकोगे हमेशा हमेशा के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 10th पर आएंगे फाइनली। 10th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि एटीपी की कोशिका की ऊर्जा मुद्रा क्यों कहा जाता है? एटीपी को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए है कि आरएनए, बी है डीएनए, सी है एटीपी, डी है एडीपी। कमेंट कीजिए आप लोग 10th क्वेश्चन का आंसर। अब कई लोग कंफ्यूज हो गएंगे, भाई कंफ्यूज हो गया, थोड़ा सा मिस टाइपिंग हो गया टीम मेंबर से। असल में पता है सवाल क्या होगा कि कोशिका की ऊर्जा मुद्रा क्या होती है? हमारा क्वेश्चन ये रहेगा, ये एटीपी हटा दो, ठीक है। क्वेश्चन क्या रहेगा कि कोशिका की ऊर्जा मुद्रा क्या होती है, यही रहेगा कि कोशिका की ऊर्जा मुद्रा क्या होती है। तो जिसका सही जवाब है एटीपी। ओके, जिसका सही जवाब आएगा एटीपी। कंफ्यूज हो गया ना थोड़ा सा? ये सवाल असल में टाइपिंग की गलती है बस थोड़ा सा, ठीक है। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा क्या होती है, तो उसका सही जवाब है एटीपी। ओके, कंफ्यूज नहीं होना। 10 में से आपने अभी तक कितना सही किया? 10 में से कितना सही हुआ? आप लोग कमेंट करो। 11 क्या कहता है कि पाइटोक्रम पौधे में किस प्रकार की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है? पाइटोक्रोम जो है वो पौधों में किस प्रकार की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए रक्त, बी पौधों की प्रकाश प्रतिक्रिया, सी तंत्रिकीय, डी पाचन। कमेंट करो कि पाइटोक्रोम जो है ये पौधों में क्या नियंत्रित करता है? तो ये नियंत्रित करता है पौधों की प्रकाश प्रतिक्रिया, और मैक्सिमम लोगों ने यही सही किया होगा। ओके, क्वेश्चन 12th पे आएंगे फाइनली। 12th क्वेश्चन अपना क्या कहता है कि धातुओं की चमक किस कारण होती है जिससे वे प्रकाश परावर्तित करती हैं? धातुओं की चमक जो होती है ना, चमक जैसे जो मेटल्स शाइन करते हैं, धातुओं की चमक किस कारण होती है जिससे वे प्रकाश परावर्तित करती हैं? ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन स्थिर, बी प्लाज्मोन रेजोनेंस, सी है आयन संरचना, डी है चुंबकत्व। चुंबकत्व तो बिल्कुल नहीं है, डी के पूरा कट गया। ए बी सी में से आप लोग कमेंट करो आंसर क्या होगा। ए बी सी में से आप लोग कमेंट करो। तो इसका सही जवाब है प्लाज्मोन रेजोनेंस। ओके, प्लाज्मोन रेजोनेंस की वजह से जो ये जो धातु हैं वो चमक रहती है उनमें, प्लाज्मोन रेजोनेंस की वजह से, ठीक है। क्वेश्चन 13 पे आएंगे। 13 क्या कहता है कि तंत्रिकीय कोशिका में विश्राम अवस्था का विद्युत विभव लगभग कितना होता है? तंत्रिकीय कोशिका में विश्राम अवस्था का विद्युत विभव लगभग कितना होता है? आप लोग कमेंट कीजिए। ये क्वेश्चन का आंसर कोई नहीं करेगा, मुझे पता है। ये क्वेश्चन का कमेंट ही नहीं आएगा, कमेंट करो अगर आता है तो। ऑप्शन बी है -70 मेगावाट। ओके, मिली वाट, मेगा नहीं, मिली। ओके, -70 मिली वाट, MV। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 पे आएंगे। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। क्वेश्चन 14 क्या कहता है हमारा कि कोशिकीय श्वसन की इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला के में अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्रहित होता है। ऑप्शन ए है NADH, बी FADH2, सी ऑक्सीजन, डी CO2। कोशिकीय श्वसन के इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्रहिता कौन है? यही क्वेश्चन है हमारा। तो ये है भाई ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सीजन जो है ये परिवहन श्रृंखला में अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्रहिता है। ओके, क्वेश्चन 15 पे आएंगे फाइनली। 15 क्या कहता है, क्वार्क किस वैज्ञानिक क्षेत्र में अध्ययन किए जाते हैं? क्वार्क जो है, क्वार्क ये किस वैज्ञानिक क्षेत्र में अध्ययन किए जाते हैं? तो क्वार्क का जो वैज्ञानिक क्षेत्र है वो है कण भौतिकीय। ओके, कण भौतिकीय के क्षेत्र में क्वार्क का अध्ययन किया जाता है। ओके,
क्वेश्चन नंबर 16 पे आएंगे। 16 हमारा क्या कहता है, पानी में सबसे अधिक घुलनशील गैस कौन सी होती है। भाई चैलेंज है, इसका आंसर तो कर ही दो। अगर मतलब ये सवाल का आंसर नहीं कर पा रहे हो ना, तो तैयारी भाई सच में बहुत कमज़ोर है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है तो कम से कम इसका तो आंसर कमेंट कर ही दो। और लाइक सब्सक्राइब शेयर के लिए तो कहना ना पड़े भाई, लिखा हुआ है। अगर आप लोग यहाँ पे भी देख के इग्नोर करते तो फिर क्या ही कर सकते हैं। ओके, पानी का सबसे अधिक घुलनशील गैस कौन सी है। ऑप्शन है N2, B O2, C CO2, D H2। कमेंट कीजिए। देखो जल्दी जल्दी थोड़ा सा क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि आपका एग्ज़ाम करीब है, ज़्यादा टाइम आपका ले नहीं सकते हम लोग। ओके, तो पानी में सबसे ज़्यादा घुलनशील गैस है CO2 भाई। ओके, सोडा पीते हो, पेप्सी पीते हो, स्प्राइट पीते हो, ये सब CO2 उसमें मिला हुआ रहता है, कार्बन। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 पे आएंगे। 17 क्या कहता है, नर्व इम्पल्स संरचना में मुख्य भूमिका किस तंत्र द्वारा होती है। ओके, नव इम्पल्स संचारण में मुख्य भूमिका किस तंत्र द्वारा होती है। ऑप्शन ए कैल्शियम, बी Na+ और K+ पंप, सी है Mg+2 और डी है फॉस्फेट। कमेंट कीजिए कि नर्व इम्पल्स संरचना में मुख्य भूमिका किस तंत्र द्वारा होती है। क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, Na+ और K+ पंप के द्वारा नव इम्पल्स में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 पे आएंगे हम लोग। 18 क्या कहता है कि लोहे पर बनने वाला जंग किस रासायनिक सूत्र से दर्शाया जाता है। लोहे पर जो जंग बनता है ना, उसका रासायनिक सूत्र क्या है, यही सवाल है अपना। ऑप्शन है FeO, बी Fe3O4, सी है Fe2O3.NH2 और डी है FeOS3 होल थ्राइस। देखो मैक्सिमम लोग इसका सवाल जो है ना आंसर गलत करेंगे, कुछ तुक्का मारेंगे और कुछ का तुक्का सही होगा कि ऑप्शन नंबर सी है। जिसका तुक्का सी पे लगा है ना, वो तुक्का नौकरी दिला देगा। लेकिन हमेशा तुक्का ही नहीं चलेगा, कभी कभी ये तुक्का नेगेटिव मार्किंग करके नौकरी खा भी जाता है। ठीक है, तो तुक्के के भरोसे मत रहो, आंसर याद करो कि Fe2O3.NH2O जो है ये लोहे के जंग का रासायनिक सूत्र है। ओके, क्वेश्चन 19 पे आएंगे। 19 क्या कहता है कि ओजोन अणु किस प्रकार का होता है। ओजोन जो होता है ना, कई लोगों को पता नहीं होगा लिखते कैसे, O3 जो है ना इसको ओजोन बोलते हैं। तो ये किस प्रकार का अणु है। ऑप्शन ए मोनोटॉमिक, बी डायटोमिक, सी ट्राइएटोमिक, डी पॉलीएटोमिक। कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। तो सही जवाब है ट्राइएटोमिक। जो ओजोन है ना ये ट्राइएटोमिक है, जैसे O के नीचे 3 लिखा हुआ है तो ये ट्राइएटोमिक हो गया। मतलब 3 ऑक्सीजन के एटम्स जो हैं वो मिल के ऐसे एक ओजोन बनाते हैं, इसको O3 बोलते हैं। ओके, ऐसा मान के चलो, तो ये ट्राइएटोमिक है। मोनोएटोमिक मतलब सिंगल, डायटोमिक मतलब 2 और पॉली मतलब 3 से ज़्यादा। ओके, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 20 पे आएंगे फाइनली हम लोग। 20 क्या कहता है, कैंसर निदान के लिए प्रमुख रूप से कौन सा परीक्षण उपयोग किया जाता है। कैंसर निदान के लिए मुख्य रूप से कौन सा परीक्षण उपयोग किया जाता है। अब आप लोगों को पता होगा भाई, ECG तो हार्ट से रिलेटेड हो गया, MRI तो होगा नहीं, है ना। A और C में से डाउट होगा कई लोगों का, A और C में से। अब कुछ लोग तुक्का देखेंगे कि हिंदी में लिखा हुआ है तो इसको सही कर देंगे और वो सही हो जाएगा ना। बायोमार्कर टेस्ट जो होता है ना, ये कैंसर निदान के लिए प्रमुख रूप से प्रयोग किया जाता है। ओके, प्रमुख रूप से परीक्षण के उपयोग में आ जाता है ये बायोमार्कर टेस्ट। ओके, 20 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 21 पे आएंगे फाइनली। 21 क्या कहता है, थोड़ा सा जूम कर लें क्या, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। 21 क्या कहता है कि निम्न में से किस विकिरण की पैठ क्षमता सबसे अधिक होती है। निम्न में से किस विकिरण की पैठ क्षमता सबसे अधिक होती है। ए है अल्फा रे, बी है अपना बीटा रे और सी अपना गामा रे और डी है अपना यूवी रे, है ना। कमेंट कीजिए कि निम्न में से किस विकिरण की पैठ क्षमता सबसे अधिक होती है। तो 21 का सही जवाब है दोस्तों गामा रेस की। ओके, गामा रेस की जो पैठ क्षमता है वो सबसे अधिक होती है। ओके, सबसे अधिक क्षमता जो विकिरणीय की पैठ क्षमता सबसे अधिक किसकी होती है, गामा रेस की, याद रखना भाई। लाइक सब्सक्राइब करते चलना भाई, है ना। लाइक सब्सक्राइब के लिए कहना ना पड़े, ऐसा मतलब होना चाहिए आप लोगों का। RNA में थायमीन के स्थान पर कौन सा बेस पाया जाता है। RNA में थायमीन के स्थान पर कौन सा बेस पाया जाता है। ऑप्शन है एडेनिन, बी यूरेसिल, सी है साइटोसिन और डी है ग्वानिन। कमेंट कीजिए कि RNA में थायमीन के स्थान पे कौन सा बेस पाया जाता है। तो RNA में जो थायमीन के स्थान पे पाया जाता है ना वो है यूरेसिल। ओके, यूरेसिल जो है वो थायमीन की जगह पे RNA में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ गए हम लोग। 23 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि सुपर कंडक्टर में विद्युत प्रतिरोध का मान कितना होता है। सुपर कंडक्टर में विद्युत प्रतिरोध का मान कितना होता है। ऑप्शन ए अधिक, बी थोड़ा, सी शून्य, डी अनंत। सुपर कंडक्टर में विद्युत प्रतिरोध का मान कितना होता है, यही पूछा जा रहा है आपसे। तो सुपर कंडक्टर में जो विद्युत प्रतिरोध का मान होता है ना वो शून्य होता है।
भाई सुपर कंडक्टर मतलब बहुत तगड़ा वाला कंडक्टर, और कंडक्टर मतलब जो लाइट को या हीट को कंडक्ट करे। अब भाई सुपर है तो इसका मतलब उसमें विद्युत प्रतिरोध लगभग शून्य के बराबर है, ठीक है। सुपर विद्युत कंडक्टर में प्रतिरोध का मान लगभग शून्य होता है। क्वेश्चन 24 पे आ जाते हैं हम लोग। 24 क्या कहता है, थोड़ा सा छोटा करेंगे। 24 क्या कहता है, सूर्य मुख्यतः किस तत्व से बना है, मतलब सूर्य का ज़्यादातर हिस्सा क्या है। ऑप्शन ए हीलियम, बी हाइड्रोजन, सी ऑक्सीजन, डी नाइट्रोजन। अरे ऑक्सीजन सूरज पे ही होने लगेगा तो धरती पे हम लोग क्या करेंगे, जल क्यों देंगे सूर्य देव को फिर, है ना। नाइट्रोजन हो नहीं सकता भाई, गलत हो गया ये पहले ही। अब ए और बी में से डाउट होगा, और उसमें भी मैक्सिमम लोगों का आंसर हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन वाले सही हैं। ओके, सूरज का लगभग 70% हाइड्रोजन है, याद रखना, और 30% लगभग हीलियम है। 25 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है। इंसुलिन का निर्माण कौन करता है, बाइल जूस का कौन करता है, बाइल जूस का लीवर करता है। और इंसुलिन का निर्माण कौन करेगा, अपना पेनक्रियाज यानी अग्नाशय के बीटा सेल जो है ना वही करेंगे अपने इंसुलिन का निर्माण। यकृत लीवर नहीं करेगा, ये बाइल जूस का करता है। गुर्दे नहीं करेंगे भाई, ये सिर्फ फिल्टरिंग का काम करते हैं, और हृदय जो है वो पंप करने का काम करता है। तो इसका सवाल तो वैसे भी सबने सही दिया होगा मेरे ख्याल से, कि अग्नाशय में इंसुलिन का निर्माण होता है। ओके, 26 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, कि हृदय की ध्वनि किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। जो हृदय में ध्वनि होती है ना, धक 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 सुनाई देता है, जो गाने में आता है तेरे दिल की धड़कनें बढ़ी, तो वो किस प्रक्रिया से होता है। वहाँ भी साइंस लगता है गाने में, है ना। ऑप्शन ए है बल्ब बंद होने से, बी नाड़ी, सी मांसपेशियाँ, डी रक्त। भाई मांसपेशियाँ दिल में क्या करेंगी इतना ज़्यादा, दिल में तो मांसपेशियों का इतना ज़्यादा योगदान नहीं रहेगा, ये कट गया, ठीक है। ए बी और डी में से आप लोग सही आंसर बताओ क्या होगा आपके हिसाब से। तो ए और बी और डी में से जो सही जवाब है ना वो है ऑप्शन नंबर ए, बल्ब बंद होने से हृदय की ध्वनि जो है, ये ध्वनि की जो प्रक्रिया है ना वो बल्ब बंद होने से होती है। मतलब दिल में जो वॉल्स होते हैं ना वो बंद चालू होते हैं ना, तो उसकी वजह से धक धक की आवाज़ आती है। 27 क्वेश्चन क्या कहता है, साइनपेस किसे कहते हैं, साइनपेस किसे कहते हैं। ऑप्शन है डीएनए क्षेत्र, बी दो न्यूरॉन का जंक्शन, सी है आरबीसी कनेक्शन, और डी है एंजाइम। साइनेप्स किसे बोलते हैं, साइनेप्स किसे बोलते हैं, यही हमारा क्वेश्चन है कि साइनेप्स किसे बोला जाता है। तो साइनेप्स बोला जाता है दो न्यूरॉन का जंक्शन। न्यूरॉन मतलब नसों के छोटे छोटे पार्ट को न्यूरॉन बोलते हैं। जैसे ये इतनी बड़ी नस है ना, इसमें इतना पार्ट एक न्यूरॉन, इतना पार्ट एक न्यूरॉन, इतना पार्ट एक न्यूरॉन, इतना पार्ट एक न्यूरॉन, मतलब ये वाला जो हिस्सा बन गया ना, ये वाला इतना, ये एक न्यूरॉन का हो गया, और ये वाला हिस्सा एक दूसरा न्यूरॉन हो गया, ये वाला दूसरा न्यूरॉन हो गया। तो दो न्यूरॉन के जंक्शन को है ना साइनेप्स बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं दो न्यूरॉन के जंक्शन को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 28 क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। 28 क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, कि दूध में मुख्य प्रोटीन कौन सा होता है, दूध में मुख्य प्रोटीन कौन सा होता है, हमारा यही सवाल है कि दूध में मुख्य प्रोटीन कौन सा होता है। ऑप्शन ए है अल्बुमिन, बी है साइसिन, सी है ग्लोबिन, और डी है मायोसिन। कमेंट कीजिए कि दूध में मुख्य प्रोटीन कौन सा होता है। एक वीडियो आया था कि कोरोना चल रहा है तो बिना मास्क के एक आदमी आया था हर्ष राजपूत के चैनल पे, ठीक है। तो क्या लेने आया, बोलता सर दूध लेने आया, मिल्क बहुत एसेंशियल चीज़ है। फिर बाद में पता चलता है वो दूध नहीं डेयरी मिल्क लेने आया था, ठीक है। तो हालांकि यहाँ पे बताओ दूध में मुख्य प्रोटीन कौन सा होता है। लीक से भट गए यार आप लोग, वीडियो ढूंढने लग गए जाके। दूध में मुख्य प्रोटीन कौन सा होता है, वो वीडियो काम नहीं आएगा, ये वीडियो काम आएगा एग्जाम में, ठीक है। तो दूध में मुख्य रूप से जो प्रोटीन होता है ना दोस्तों वो है साइसिन। ओके, केसिन, केसिन बोल लो भाई, CASE, केस IN, केस इन मतलब केस आया, यही मुख्य रूप से प्रोटीन होता है, ठीक है। इन मतलब अंदर, तो दूध के अंदर केस इन मतलब अंदर। अब बोलोगे यहाँ भी इन, यहाँ भी इन, यहाँ भी इन, तो इस चीज़ का क्या ही कर सकता हूँ। केसिन है बिल्कुल सही जवाब, मुख्य रूप से जो प्रोटीन मिलता है ना वो केसिन है। ओके, 29 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। 29 क्या कहता है, देखो एग्जाम है, जो समझ पाओ समझ लो, जो रट पाओ रट लो, एग्जाम क्लियर करने का यही तरीका है। 29 क्या कहता है, पौधों में पदार्थ का परिवहन किन उत्कर्कों के द्वारा होता है, उत्कर्कों के द्वारा होता है। पौधों में पदार्थ का परिवहन जो है ये करते हैं दोस्तों अपने जाइलम और फेलोइम, दो भाई दोनों तबाही जाइलम और फेलोइम की वजह से ही पौधों में ट्रांसपोर्टेशन होता रहता है। ओके, जाइलम जो है वो कच्चा माल पहुंचाता है, और फेलोइम जो है वो पक्का माल पहुंचाता है। कहाँ पहुंचाता है, पौधे के अन्य अन्य हिस्सों पे, ठीक है। अब आ गया लास्ट क्वेश्चन पे अपना। लास्ट क्वेश्चन भाई तबाही वाला है, पहले क्वेश्चन के जैसा ही। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल किस भौतिकीय घटना को समझाने के लिए प्रयोग होता है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो है वो किस भौतिकीय घटना को समझाने के लिए होता है।
ऑप्शन ए है इलेक्ट्रोस्टैटिक, बी इंडक्शन, सी मैग्नेटिक फोर्स और डी है थर्मोडायनेमिक्स। कमेंट करो। तो ये फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है ना दोस्तों, ये समझाता है अपने को मैग्नेटिक फोर्स के बारे में, ठीक है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो है ये मैग्नेटिक फोर्स के बारे में समझाता है, और जो राइट हैंड रूल है ना वो इंडक्शन वगैरह को समझाता है। राइट हैंड रूल इंडक्शन और लेफ्ट हैंड रूल मैग्नेटिक फोर्स, तो ये सब भूल जाओ, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स का फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से कोई लेना देना नहीं है। बस इस वीडियो में इतना ही है। 30 में से आपने कितना स्कोर किया ये कमेंट कर दो, और कहाँ से देख रहे हो, आपका नाम कब है, क्या है, और आपका एग्ज़ाम कब है, बस इतना कमेंट कर दो। आपसे इतना कमेंट से ना गजब मोटिवेशन आ जाता है वीडियो बनाने का भाई। आपके कमेंट से मतलब रिजल्ट मिलता है ना, दिखता है कि लोग भाई सच में इंटरेस्टेड हैं मेरे वीडियोज़ के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, ठीक है। मतलब रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, मर्जी तो आपकी ही है। और लाइक से ज़रूर कर देना। आपके लाइक सब्सक्राइब से आपका कुछ नहीं जाता, खाते से पैसे नहीं कटते हैं, बट इस साइड चैनल ग्रो होता है ना, चैनल बड़ा होता है, तो भाई गजब का मोटिवेशन आता है। मतलब टाइम दे रहे हैं और कोई चीज़ रिजल्ट मिले तो अच्छा लगता है ना, बस वही एक सीन है। बाकी छोटा भाई हूँ आपका, जैसा आप समझो कर सकते हो। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें आप लोग। जय हिंद, जय भारत।